यामिनी उस आवाज को सुनते हुए कहती है, ये आवाज तो डायना की है, इसे क्या हो गया? ये इतनी कसकर क्यों चिल्ला रही है? यामिनी के ये बोलने के अगले ही पल यामिनी, युग, वर्चस्विनी और बिंदु कुटिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। जब यामिनी, युग, वर्चस्विनी और बिंदु कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डायना अभी भी पागलों की तरह एक ही शब्द बार बार चिल्लाए जा रही थी। अभिमन्यु उसके पास ही खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो डायना की इस हरकत से बहुत गुस्से में था। डायना पागलों की तरह चिल्लाते हुए फिर बोल पड़ती है, बंधुआवश, बंधुआवश, बंधुआवश। अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना क्या है ये सब? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या जो इस तरह से चिल्लाए जा रही हो? युग भी तुरंत डायना से पूछ पड़ता है, क्या हुआ डायना, तुम ठीक तो हो? डायना युग से कुछ कहती है उससे पहले अभिमन्यु गुस्से के साथ युग से बोल पड़ता है, ये तुम्हें किस एंगल से ठीक लग रही है युग? तुम्हें दिख नहीं रहा इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, तभी तो ये इस तरह चिल्लाई जा रही है। यामिनी ने अभिमन्यु को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो तुरंत ही अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो अभी? अभिमन्यु कुछ शांत होते हुए यामिनी से कहता है, ऐसे ना बोलूं तो क्या बोलूं यामिनी, तुम ही बताओ। जब से इससे पूछ रहा हूं क्या हुआ है, पर ये डायना है कि कुछ बता ही नहीं रही है, बस लगी है बंधुआवश चिल्लाने में। डायना अभी भी खुशी से झूम रही थी, जैसे उसके हाथ कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लग गई हो। अभिमन्यु गुस्से के साथ डायना के हाथ से वो किताब छीनता है जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, और फिर पूछ पड़ता है, डायना तुम कुछ कहोगी या नहीं, बताओ क्या हुआ है? डायना खुशी से मुस्कुराते हुए कस कर कहती है, मुझे मिल गया अभी, मुझे मिल गया। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या मिल गया तुम्हें? डायना खुशी से झूमते हुए अभिमन्यु से कहती है, मुझे तोड़ मिल गया अभी, मिल गया तोड़। युग बीच में पूछ पड़ता है, किस चीज का तोड़ डायना? डायना युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वशीकरण का युग। मुझे पता चल गया कि उस भक्षानर के अंश ने कायर और कछुए पर कौन सा वशीकरण किया है। युग हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछता है, डायना कौन सा वशीकरण किया उस भक्षानर के अंश ने कायर और कछुए पर? डायना कहती है, बंधुआवश वशीकरण। युग, उस भक्षानर के अंश ने उन दोनों पर बंधुआवश वशीकरण ही करके रखा हुआ है। अभिमन्यु डायना को टोकते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकती हो डायना कि उस भक्षानर के अंश ने कायर और कछुए पर बंधुआवश वशीकरण किया है? डायना अभिमन्यु से कहती है, तुम्हें यह तो पता ही होगा अभी कि बंधुआवश वशीकरण क्या होता है। अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिला देता है, पर कहता कुछ नहीं है। बिंदु बीच में बोल पड़ती है, अभिमन्यु को पता है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे तो बताओ डायना, क्या होता है ये बंधुआवश वशीकरण? डायना बिंदु से कहती है, बिंदु तुमने बंधुआ मजदूर के बारे में तो सुना ही होगा ना? बिंदु तुरंत बोल पड़ती है, हाँ मैंने सुना है डायना। बंधुआ मजदूर तो वही लोग होते हैं ना जिन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे, और जब वो लोग उन्हें चुका नहीं पाते थे तो उन्हें अपना मजदूर बना लिया जाता था, और कभी कभी तो उधार चुकाने के बाद भी उन्हें बंधुआ मजदूरी से आजादी नहीं मिलती थी। वो उम्र भर उसके मजदूर ही रहते थे जिससे वो पैसे लिए होते थे। डायना हामी भरते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बिंदु। डायना कुछ कहती है उससे पहले वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, तो क्या इसका मतलब कायर और कछुए ने भी उस काले साए से किसी प्रकार का कर्ज लिया है? और क्या अब वो दोनों भी अपनी पूरी उम्र उसी के लिए काम करते रहेंगे? हम उन्हें कभी नहीं बचा पाएंगे? डायना कहती है, नहीं वर्चस्विनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस बंधुआ मजदूर को नजर में रखते हुए आप सबको ये बता रही थी कि वो कायर और कछुआ उस काले साए के लिए किसी मजदूर की तरह ही काम कर रहे हैं, तभी तो वो दोनों उसे अपना मालिक समझते हैं और उसका हर काम बिना कुछ सोचे समझे कर देते हैं। अभिमन्यु फिर अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, पर डायना मेरे तो अभी भी यही बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम कैसे पूरी तरह श्योर हो कि उस काले साए ने कछुए और कायर पर बंधुआवशी किया है? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि अभी तुमने देखा था ना, जब हम दोनों कायर और कछुए से लड़ रहे थे तो उन्हें हमारे बारे में सब कुछ याद था, यहाँ तक कि युग और यामिनी के बारे में भी। अक्सर नॉर्मल वशीकरण में जिस इंसान पर वशीकरण किया जाता है उसे अपने करीबियों, रिश्तेदारों के बारे में कुछ याद नहीं रहता है। उसे याद रहता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद, लेकिन कायर और कछुए को सब कुछ याद था। और इतना ही नहीं, वो बार बार काले साए को नजर में रखते हुए हमसे कह रहे थे कि वो दोनों उस काले साए के सेवक हैं, वही उनका मालिक है। इससे ये बात साफ समझ आ रही है कि वो दोनों एक बंधुआ मजदूर की तरह उस काले साए के लिए काम कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि उस काले साए ने उन दोनों पर बंधुआवश वशीकरण किया है।
अभिमन्यु भी कहीं ना कहीं डायना की बात से सहमत होने लग गया था। उसे भी डायना पर विश्वास होने लग गया था। युग तुरंत डायना से पूछ पड़ता है, तुम बंधुआवश वशीकरण तोड़ तो लोगी ना डायना? डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ युग, मैं इस वशीकरण को तोड़ लूंगी। इस अघोरी की किताब में उस बंधुआवश वशीकरण का तोड़ भी लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना, ये किताब बहुत काम की है। बिंदु हड़बड़ाहट के साथ डायना से बोल पड़ती है, अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि कायर और कछुए पर कौन सा वशीकरण किया गया है, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रही हो? जल्दी से तोड़ दो वो वशीकरण ताकि मेरा कायर मेरे पास आ जाए। डायना कुछ मायूसी के साथ कहती है, नहीं बिंदु, इस वक्त मैं वो वशीकरण नहीं तोड़ सकती हूँ। बिंदु हैरानी के साथ डायना से पूछती है, पर क्यों डायना, इस वक्त तुम वो वशीकरण क्यों नहीं तोड़ सकती हो? डायना जवाब देती है, क्योंकि वशीकरण तोड़ने के लिए उस शख्स का आपके सामने होना बहुत जरूरी है जिस पर वशीकरण किया गया हो, और इस वक्त कायर और कछुआ हमारे साथ नहीं है। युग बीच में बोल पड़ता है, मतलब हमें पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो काला साया पूर्णिमा की रात को कायर और कछुए को वापस भेजेगा अदृश्य कमरे से वो बॉटल लेने के लिए। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, इंतजार तो करना ही होगा हमें पूर्णिमा का। वर्चस्विनी कुछ डरते हुए कहती है, पर अगर उस काले साये ने पूर्णिमा की रात कछुए और कायर को ग्रेवयार्ड कोठी भेजा ही नहीं तो? युग कहता है, वो काला साया उन दोनों को जरूर ग्रेवयार्ड कोठी भेजेगा वर्चस्विनी जी। आपने सुना था ना, अभिमन्यु और डायना ने हमें क्या बताया था? उस काले साये को कालगढ़ बनाने के लिए बॉटल्स की सख्त जरूरत है। उसके बिना वो कालगढ़ नहीं बना सकता। और ये बात आप भी जानती हैं कि बिना कालगढ़ बनाए वो काला साया नहीं रहने वाला, क्योंकि अब उसका मेन मकसद ही कालगढ़ बनाना है। अभिमन्यु भी युग की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है, युग सही बोल रहा है वर्चस्विनी जी, वो काला साया पूर्णिमा की रात जरूर कायर और कछुए को ग्रेवयार्ड कोठी भेजेगा, देखना आप। वर्चस्विनी चुप ही रहती है, इस बार पलट कर कुछ नहीं कहती है। यामिनी कुछ खुशी के साथ कहती है, अब हमारी सारी तैयारी हो गई है, हम पूरी तरह तैयार हैं, अब बस इंतजार है तो पूर्णिमा का। अभिमन्यु यामिनी को टोकते हुए कहता है, नहीं यामिनी, हम लोग पूरी तरह तैयार नहीं है। डायना को जो वशीकरण का तोड़ मिला है उससे तो बस कायर और कछुए का वशीकरण टूटेगा, उससे थोड़ी वो काले साये का अंत होने वाला है। यामिनी पलट कर कहती है, अभिमन्यु, काले साये का अंत करने के लिए माँ तारा के साथ यज्ञ तो कर ही रही है ना, और पुजारी जी भी शंखरस को अभिमंत्रित कर रहे हैं। अभिमन्यु कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर अगर तारा की शक्ति जागृत नहीं हो पाई तो तब हम क्या करेंगे यामिनी? जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कुटिया के अंदर एकदम से खामोशी छा जाती है। यामिनी अभिमन्यु से कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अभिमन्यु कि माँ और पुजारी जी मिलकर तारा की शक्ति जागृत नहीं कर सकते? क्या तुम्हें उनकी काबिलियत पर शक है? अभिमन्यु फौरन ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं किसी की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो कामेश्वरी जी और पुजारी जी पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर इस काम में कामयाब होंगे। यामिनी पूछती है, तो फिर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो अभिमन्यु? अभिमन्यु कहता है, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ यामिनी जिस चीज की पॉसिबिलिटीज हैं, और तुम भी जानती हो कि दैवीय शक्ति जागृत करना इतना आसान नहीं है। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उस काले साये का अंत करने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर नहीं रह सकते। कामेश्वरी जी और पुजारी जी तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, मुझे लगता है हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे हम लोग भी उस काले साये का अंत कर सके। डायना अभिमन्यु का साथ देते हुए कहती है, अभी सही बोल रहा है, माना उस काले साये का अंत करना आसान नहीं है, पर मैं भी नहीं चाहती कि इस बार हम उससे डरे। मैं उसका डटकर सामना करना चाहती हूँ, इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए। यामिनी पूछती है, तो फिर क्या करें? हम क्या कर सकते हैं उस काले साये का अंत करने के लिए? अभिमन्यु कहता है, किसी का अंत तभी किया जा सकता है जब हमें उसकी कमजोरी का पता हो, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि उस काले साये की क्या कमजोरी है। यामिनी कहती है, तारा की दैवीय शक्ति लेने के बाद से ही वो काला साया बहुत ताकतवर बन चुका है अभिमन्यु, साथ ही वो अपनी सारी कमजोरी मिटा चुका है, अब उसकी कोई कमजोरी नहीं है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, जब कोई शख्स की कोई कमजोरी नहीं बचती है तो हमें उससे उसकी ताकत को ही छीन लेना चाहिए। युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, तू कहना क्या चाहता है अभिमन्यु? मैं कुछ समझा नहीं। अभिमन्यु युग को अपनी बात समझाते हुए कहता है, युग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें उस काले साये से उसकी ताकतवर चीज छीननी चाहिए, ताकि हम उसे कमजोर बना सके। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है,
देखा जाए तो वो काला साया भक्षानर का एक अंश ही है, यानी स्वयं एक भक्षानर। और भक्षानर की सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज थी वो उसके बाजू थे, और उन बाजुओं की तो उसने खुद बलि चढ़ा दी थी माँ की साधना करते हुए। पर माँ ने उसके वो बाजू अपनी शक्तियों से वापस भी लौटा दिए थे। अगर हम किसी तरह। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, हम उससे उसके बाजुओं को नहीं छीन सकते। यामिनी तुरंत पूछ पड़ती है, पर क्यों अभिमन्यु? अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि बलि चढ़ी हुई चीज को किसी से छीनना काफी मुश्किल है, और हमें उस भक्षानर के अंश से उसकी एक ऐसी चीज छीननी है जो हम उससे छीन भी लें और उसे पता भी न चले। यामिनी दुविधा में पड़ते हुए कहती है, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो हम उस भक्षानर से छीन भी लें और उसे पता भी न चले? यामिनी के सवाल करते ही कुटिया के अंदर खामोशी छा जाती है। हर कोई भक्षानर के बारे में सोचने लग जाता है कि उससे क्या छीना जा सकता है। डायना इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, उस भक्षानर के पास एक कुल्हाड़ी भी थी ना, जिसमें उसकी शक्तियां समाहित थी, जो उसे और ताकतवर बनाती थी, जिससे उसने ना जाने कितने नरसंहार किए थे, कितनों की बलियां चढ़ाई थी। अगर हम उस भक्षानर से उसकी कुल्हाड़ी छीन ले तो? अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, हाँ, ऐसा किया जा सकता है। यामिनी भी डायना की बात से सहमत होते हुए कहती है, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? उस भक्षानर की कुल्हाड़ी से भी तो उसका अंत किया जा सकता है ना। आखिर जिस तरह एक यक्षिणी का ताज उसके लिए अहमियत रखता है और एक महाडायन का उसके लिए हीरा, उसी तरह एक भक्षानर के लिए उसकी कुल्हाड़ी भी तो अहमियत रखती ही होगी ना। अभिमन्यु कहता है, हमें भक्षानर की कुल्हाड़ी ढूंढनी होगी, वो कुल्हाड़ी जो उसके सबसे करीब थी। युग कहता है, हमें वो कुल्हाड़ी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है अभिमन्यु। अभिमन्यु झट से पूछता है, क्यों युग? युग पलट कर कहता है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी मेरे पास है अभिमन्यु। अभिमन्यु अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ युग से पूछता है, वो कुल्हाड़ी तेरे पास कैसे आई युग? युग अभिमन्यु को सारी बात बताते हुए कहता है, जब तुम सब ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर चले गए थे, उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और मैं जानता था कि उस भक्षानर की वजह से ही तुम सब ने मेरा साथ छोड़ा है। मैं उस भक्षानर को ढूंढकर खत्म करना चाहता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। इसलिए फिर मैंने यामिनी के साथ मिलकर उसे हर जगह पर तलाशना शुरू किया जहां पर उस भक्षानर के होने की संभावना हो सकती थी। इतना कहकर युग चुप ही हुआ था कि यामिनी बोल पड़ती है, और फिर युग बाबू और मैं महाडायन की उस कुटिया में गए जहां वो भक्षानर को लेकर गई थी, जहां पर उन्होंने अपना परिवार बसाया था। अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, उसी कुटिया में जिसके बारे में चित्रा आंटी ने अपनी कहानी में बताया था। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, वही, और उसी घर में युग बाबू को भक्षानर की कुल्हाड़ी मिली थी जो वहीं पर रखी हुई थी। अभिमन्यु पूछता है, वो कुल्हाड़ी कहाँ पर है अभी? युग जवाब देता है, वो कुल्हाड़ी मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में रखी हुई है, एक सुरक्षित जगह पर। डायना कुछ सोचते हुए कहती है, पर मेरी एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही अभी। अभिमन्यु पूछता है, अब तुम्हारे क्या समझ नहीं आ रहा डायना? डायना कहती है, यही कि अगर उस कुल्हाड़ी में इतनी शक्ति है कि वो भक्षानर से लड़ सकती है, तो फिर उस भक्षानर को कभी अपनी कुल्हाड़ी की कमी क्यों नहीं खली? उसने कभी युग से उस कुल्हाड़ी को लेने की कोशिश क्यों नहीं की? अभिमन्यु के जवाब देने से पहले यामिनी बोल पड़ती है, क्योंकि डायना, वो भक्षानर दूसरी ताकतों के पीछे लगा हुआ है। कभी कभी हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे पास है, बल्कि उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। और इस वक्त वो भक्षानर कालगढ़ बनाने के पीछे भाग रहा है। हो सकता है इसी वजह से वो खुद अपनी कुल्हाड़ी को भूल गया हो, उसे याद ही ना हो कि उसकी कुछ शक्तियां उस कुल्हाड़ी में मौजूद है। वर्चस्विनी कहती है, हाँ, ऐसा हो सकता है। अभिमन्यु आक्रोश के साथ कहता है, अब हमारे पास भी एक हथियार है उस भक्षानर के अंश से लड़ने के लिए, तो अब हम भी पूरी तरह तैयार हैं, बस इंतजार है तो पूर्णिमा का। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।